हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेनलेस लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी और इसका फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम हमारे आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें देखते हैं, उन्हें एक वर्ड दिया गया है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। जैसे कि माउंटेन, ट्रीज, रिवर, डेजर्ट, चेयर, विंडो एट्सेट्रा। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अभी आपके सामने कोई फ़ोटो है तो वो फ़ोटो भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे ये एक फ़ोटो है तो इसके अंदर हमारी ट्रीज़ हैं, हमारी वाटरफॉल है, लैंड है, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। Now there comes components of environment. There are three components of environment, three parts of environment: natural, human made and human. Natural environment में होता है जो चीज़ें नेचर से क्रिएट की गई हैं, जो नेचुरल हैं। ह्यूमन में जैसे एग्जाम्पल है इसके माउंटेन, रिवर, लैंड, लिविंग थिंग्स। और ह्यूमन मेड होती हैं जो हम ह्यूमंस ने बनाई हैं, जो हमें नेचर से नहीं मिली हैं, जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, पार्क्स, बिल्डिंग्स, होम्स। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में होता है ह्यूमंस की एक्टिविटीज़, क्रिएशंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दो एनवायरनमेंट्स को रेफ़र करती है। दे आर बायोटिक एनवायरनमेंट एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के एक तरीके से ये दोनों पार्ट्स होते हैं। उसमें बायोटिक एनवायरनमेंट भी होती है और अबायोटिक एनवायरनमेंट भी होती है। बायोटिक एनवायरनमेंट होती है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, और अबायोटिक होती है जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स हों, जैसे लैंड, वाटर और टेबल, चेयर। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है, तो ये अबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब आती है नेचुरल एनवायरनमेंट। सो नेचुरल एनवायरनमेंट, द जो चीज़ें नेचुरली होती हैं अर्थ के ऊपर, या जो नेचुरली मेड हैं, नेचुरली मेड का मतलब नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे लैंड, माउंटेन, रिवर, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके भी इनको उसके पार्ट्स बोल लेते हैं, या फिर दीज आर स्फीयर्स। देयर आर 4 स्फीयर्स। और एनवायरनमेंट के 4 स्फीयर्स हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड क्रस्ट होती है, जो या फिर हार्ड टॉप लेयर जो होती है, जो अर्थ की ऊपर की हार्ड टॉप लेयर होती है, जिसे हम ज़मीन बोलते हैं, वो लिथोस्फीयर होती है। ये रॉक्स और मिनरल्स से बनी होती है और इसके ऊपर सॉइल की एक पतली सी लेयर भी होती है। ये एक इर्रेगुलर सरफेस होता है। इर्रेगुलर मतलब होता है जो प्लेन ना हो, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स होती हैं। माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन होते हैं, वैली होती हैं। अब ये सारी प्लेन नहीं होंगी ना, क्योंकि ये इर्रेगुलर हो जाएंगी, इसलिए अब ये हमें चीज़ें भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड, जैसे एग्रीकल्चर के लिए लैंड, और ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब होता है जैसे हम ह्यूमन सेटल हो जाएं जहाँ हमारे होम बनाने के लिए। तो लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अब बारी आती है हाइड्रोस्फीयर की। तो जो डोमेन ऑफ वाटर होता है
उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग वाटर बॉडीज़ आती हैं, जैसे ओशन, रिवर, लेक, सीज और भी बहुत सारी। और ये जो है इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब जैसे वाटर है, वाटर के बिना आप नहीं रह सकते हो, तो हाइड्रोस्फीयर तो डोमेन ऑफ वाटर है, तो इसीलिए ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसके बिना नहीं रह सकते हो। अब आती है एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर, इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। जितनी भी एयर है हमारे चारों तरफ, वो सब जो हैं, जो एयर हमारी अर्थ को सराउंड करती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। ये एक लेयर है एयर की जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करती है। और ये अब यहाँ कैसे रुकी हुई है, जो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जैसे हम ग्रेविटी कहते हैं, तो जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को उसके चारों तरफ रोक के रखती है। ये हमें प्रोटेक्ट भी करती है जो सन की हार्मफुल रेज होती है ना उनसे। जो सन की जो रेज आती हैं उनके बीच में, उनके अंदर यूवी रेज भी होती हैं। तो जो एटमॉस्फेयर होती है उसकी एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके अंदर होती है ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर होती है वो इन हार्मफुल यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने अंदर रोक लेती है, वो वहीं पे रोक लेती है, और फिर हार्मफुल रेज सन की हम तक नहीं पहुंच पाती। और इसके अंदर अलग अलग गैसेस भी हैं। गैसेस जैसे CO2 है हमारी, O2 है, N2 नाइट्रोजन है, हीलियम, हाइड्रोजन, और ऐसी बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो गैसेस होती हैं वो सारी हैं। इसके अंदर डस्ट भी है और इसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं। अब आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ये अर्थ का एक जोन है जहाँ लैंड, वाटर और एयर यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ नॉन एज बायोस्फीयर, और इसी के साथ हमारे तीनों स्फीयर्स कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है इकोसिस्टम की। तो ये एक सिस्टम है जो कि सभी लिविंग बीइंग्स का उनकी सराउंडिंग से, हम जो हैं हमारे सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जो कि सभी लिविंग बीइंग्स का उनके सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तब ये फॉर्म होता है। और ये एक दूसरे के ऊपर या फिर सराउंडिंग्स के ऊपर हम लिविंग बीइंग्स डिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम ऑफ अ ग्रासलैंड का इकोसिस्टम होता है। जो शीप होती हैं वो उसके ऊपर ग्रेज करते हैं, मतलब चरती हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। पार्क होता है, उसके अंदर बच्चे खेलते हैं, तो ये भी वो उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। ऐसे ही रिवर और पोंड भी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये जो पोंड है, ये एक हमें छोटा सा पोंड दिख रहा है। इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, जैसे टैडपोल हैं, फ्लाइज हैं, वाटरवीड हैं, फ्रॉग हैं, और यहाँ पे एक स्नेल भी है, और ये देखो ये एक फ़िश भी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ये सब इनके साथ इंटरैक्ट करती हैं और ये इनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं, इसलिए ये सब एक इकोसिस्टम फॉर्म करती हैं। अब बात आती है हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट ह्यूमंस की एक्टिविटी, क्रिएशन और इंटरैक्शन जो ह्यूमन बींग्स के बीच में होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, क्रिएशन होती हैं और इंटरैक्शंस होती हैं, उन सब को बताता है। जैसे इंडिविजुअल, खुद एक ह्यूमन, फिर उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका रिलीजन, उसका फिर एजुकेशनल जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, और इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड, और पॉलिटिकल जो हमारी राजनीति होती है, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, है ना, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, और वो उनको मॉडिफाई भी कर देते हैं एनवायरनमेंट को उनकी नीड के हिसाब से। उन्हें किसी चीज़ की नीड है तो वो उस एनवायरनमेंट को बदल देंगे। जैसे कि कहीं ट्रीज़ हैं और हमें उस जगह के लिए एक बिल्डिंग बनानी है, तो हम उसे मॉडिफाई कर देंगे, ट्रीज़ को हम काट देंगे और उसे हमारी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। अब जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जो पहले के ह्यूमंस होते थे, वो खुद को चेंज कर लेते थे,
खुद को अडेप्ट कर लेते थे उनके नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, नीड्स भी बढ़ती गई, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने नए नए तरीके सीख लिए एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के। लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो जो ह्यूमंस हैं उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए कि कैसे वो एनवायरनमेंट को यूज़ करें और कैसे उसके अंदर रहें एक हार्मोनियस वे में। हार्मोनियस वे होता है संतुलन से उसके अंदर कैसे रहें। जैसे आपको अब ठंड है तो आपको पीनट्स खाना बहुत पसंद है, गरम गरम पीनट्स खाना आपको अच्छा लगता है, और गर्मियों के अंदर आपको ठंडा ठंडा वाटरमेलन या आपको मैंगो खाना अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस हमें चाहिए होता है हमारे बीच में और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में। सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th। हम जल्द ही मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.